रामपुर गांव में रहने वाली रेखा बड़ी ही सुशील, सुसंस्कृत और पढ़ाई में होशियार लड़की थी। रेखा गरीब किसान की बेटी थी। घर की माली हालत बड़ी नाजुक थी। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाती। पढ़ाई करते करते जब माँ को काम करते देख रेखा मदद करने आती तो माँ उसे रोक देती। अरे रहने दे बेटा, तू पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ हो गई मेरी पढ़ाई, काफी देर से तू अकेली ही काम कर रही है। ठीक है, तू एक काम कर, तू अभी पढ़ाई कर और जल्दी सो जा। तुझे फिर उठकर कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ। रेखा बगल वाले शहर के कॉलेज में जाती थी। वो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और अपनी क्लास की हर परीक्षा में अव्वल ही आती थी। लेकिन रेनू और उसके दोस्त रेखा से काफी जलते थे। वो लोग रेखा से नफरत करते थे। पता है, इसने ना टीचर लोगों पर काला जादू कर रखा है, नहीं तो हर एग्जाम में फर्स्ट कैसे आती? बताओ, नहीं तो कैसे आती हर एग्जाम में फर्स्ट? हाँ हाँ, सही कह रही है तू रेनू। इस गांव वाली का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देगी। जीना मुश्किल तो हम कर देंगे इसका। ना शक्ल ना सूरत, आई बड़ी क्लास में फर्स्ट आने वाली। रेनू शहर की अमीर बाप की लड़की थी और इसीलिए अपने कपड़ों और चेहरे की चमक धमक का खास ख्याल रखती थी। सादगी भरी जिंदगी जीने वाली रेखा को हमेशा निचले स्तर पर देखती। जब ठंड का मौसम आया, रामपुर से शहर आने वाली रेखा जब घर से निकलने लगी तो माँ ने कहा, अरे रेखा, इतनी ठंड है बाहर और तू कॉलेज जा रही है तो मफलर तो पहनकर जा। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। अरे बेटा, इतनी ठंड है, सुन मेरी बात, मफलर पहनकर जा, ऐसे मत जा। लेकिन माँ, वो काफी पुराना है। लेकिन ठंड से तो बचाएगा ना, तू पहनकर जा, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है माँ। रेखा पैदल ही गांव से कॉलेज आती जाती थी। रेखा मफलर पहनकर कॉलेज आई तो रेनू ने उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो भाई, जर्किन और जैकेट के जमाने में ये मफलर पहनकर आई है, वो भी फटा हुआ, पुराना वाला, देखो तो। अरे ये तो मफलर वाली बन गई। अरे भाई, मफलर वाली नहीं, फटे मफलर वाली बोलो, फटे मफलर वाली। रेखा इन सब से इतनी आहत हुई कि वो बहुत रोने लगी और कॉलेज के पीछे जो थोड़ा जंगल जैसा हिस्सा था वहां पहुंच गई कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। जब देखा तो उसकी क्लास के लड़के राकेश और जितेश थे। राकेश अपनी छर्रे की बंदूक लिए कहीं तो निशाना लगा रहा था। अरे यही होगा, कल यही देखा था मैंने। अरे हाँ, वहाँ देखो। अरे तू चुप हो जा, ध्यान लगाने दे। राकेश और जितेश एक पेड़ पर बैठे चील पर अपना निशाना लगाना चाहते थे, इसीलिए कॉलेज के पास वाले जंगल में छर्रे की बंदूक लिए घुस आए थे। जैसे ही उन्होंने बंदूक से चील पर छर्रा दागा, उन्हें एक सीटी सुनाई दी। अरे यार भाग, कल की तरह ये गार्ड फिर से आ गया। चील का क्या करें, उससे छर्रा लगा है, उसे बाद में देख लेंगे, अभी चल यहाँ से। कल तो छोड़ दिया था उसने, अगर आज पकड़े गए ना तो लफड़ा हो जाएगा, चल जल्दी। रेखा ये सब देख रही थी। राकेश और जितेश के जाने के बाद रेखा उसी जगह आई जहाँ पर चील पड़ा हुआ था। उफ, कितनी गहरी चोट आई है, लगता है छर्रा अंदर तक गड़ चुका है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जख्म तो अभी भर जाएगा। रेखा ने जब ये आवाज सुनी तो वो चौंक गई। अरे ये क्या, तुम बोल कैसे सकते हो? इससे भी ज्यादा तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जानता हूँ कि तुम दुखी क्यों हो और यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही थी। क्यों, बोलो तो। रेनू ने तुम्हारे साथ जो किया वो ठीक नहीं था। मुझे भी तो इसी बात का बुरा लगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम दूसरों की मदद करने वाली एक साफ दिल की लड़की हो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मुझे मफलर वाली कहकर चिढ़ाया। मेरी माली हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं गांव खेड़े से आती हूँ, इसीलिए मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। रेखा, तुम दुखी मत हो। जिस मफलर के लिए इन्होंने तुम्हें चिढ़ाया है, वही मफलर अब तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनेगा। वो कैसे? जरा अपना मफलर दिखाना।
रेखा ने जब अपना मफलर देखा तो वो एकदम से नया हो चुका था। इस मफलर से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो, लेकिन हाँ, इसका तुम गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हारे साथ गलत करेगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल अगर तुम किसी का नुकसान करने के लिए करोगी तो भी ये नुकसानदायक है। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने और दूसरों की मदद के लिए करना, तभी तक ये वरदान है, नहीं तो ये श्राप बन जाएगा। ये कहकर चील उड़ गया। रेखा को विश्वास न हुआ कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? एक चील बोल कैसे सकता है? और पुराना फटा हुआ मफलर अचानक से नया कैसे हो गया? क्या चील ने जो कहा वो सच होगा? देखती हूँ। मफलर, मुझे तुम उस पेड़ पर जो अमरूद है वो ला कर दो। तभी रेखा के हाथ में एक अमरूद प्रकट हुआ। ये तो कमाल है। मफलर, अब मुझे उड़ाकर मेरे घर तक ले चलो। रेखा के ये कहते ही रेखा हवा में उड़ने लगी। कितना मजा आ रहा है, ये तो सच में जादुई मफलर बन गया है। रेखा जब अपने घर आई तो उसने अपने मफलर से कहा, मफलर, मुझे जल्द से जल्द अच्छे कपड़े दे दो। ये कहते ही नए नए कपड़े रेखा के सामने प्रकट हो गए। रेखा काफी खुश हुई। वाह, ये तो कमाल हो गया। मफलर, मुझे थोड़ा और सुंदर बना दो। ये कहते ही रेखा का रंग रूप एकदम से बदल गया। वो काफी खूबसूरत दिखने लगी। वाह, कल मैं नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाऊंगी। दूसरे दिन जब रेखा अपनी क्लास में जाने लगी तो उसे देखकर सब दंग रह गए। रेखा ने नए कपड़े पहने थे और अब वो काफी सुंदर दिखने लगी थी। रेनू ने जब उसे देखा तो पहचाना ही नहीं। अरे, ये कौन है? नई एडमिशन है क्या? अरे पागल, ये वही है, अपनी दुश्मन रेखा। देख तो कैसे बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। रातों रात इसमें ये बदलाव आया कैसे? हमें इसका पता लगाना ही होगा। तुम जाओ रीमा, जाकर पता करो कि ये गांव की छोरी शहर की गोरी कैसे बनी। जाओ पता करो। कॉलेज से छूटने के बाद जब रेखा कॉलेज के बाहर निकली तो रीमा उसका पीछा करने लगी। जब रेखा शहर से बाहर आई तो रीमा उसे एक दीवार के पीछे से देखने लगी। इस रेखा की बच्ची का रंग रूप बदल कैसे गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब शहर के बाहर आ गई हूँ, मुझे अब अपने मफलर का यूज करना चाहिए। रेखा ने मफलर अपने हाथ में लिया और कुछ बुदबुदाया और तभी रेखा हवा में उड़ने लगी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये रेखा हवा में कैसे उड़ सकती है? मफलर वाली बात सुनकर रेनू को यकीन ही नहीं हो रहा था। यानी सब कुछ उस मफलर की वजह से हो रहा है? हमने जिस मफलर का मजाक उड़ाया वो जादुई मफलर निकला। मुझे वो मफलर चाहिए। रीमा, मुझे वो मफलर चाहिए। कुछ भी करके वो मफलर हमें लेना ही होगा। दूसरे दिन जब रेखा कॉलेज आई तो पढ़ते वक्त उसने अपना मफलर अपने बगल में रखा। इसी का फायदा उठाकर रेनू ने उसी मफलर के जैसा एक मफलर वहां रख दिया और वहां से रेखा का मफलर चुरा लिया। रेखा कॉलेज के बाद शहर से बाहर आई और अपना मफलर उसने अपने हाथ में लिया। चल मफलर, मुझे घर लेकर चल। रेखा के कहने से जब कुछ नहीं हुआ तो वो आश्चर्यचकित रह गई। अरे मफलर, मुझे घर लेकर चल। क्या हुआ? आज मैं हवा में उड़ क्यों नहीं रही हूँ? अरे, इस जादुई मफलर की जादू कहाँ गायब हो गई? कैसे उड़ती वो? मफलर तो रेनू के पास था। रेनू उस मफलर को निहारे जा रही थी। वाह, ये जादुई मफलर अब मेरे पास है। ये जानकर तो रेखा के होश उड़ जाएंगे। मैं अब इससे जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है। मफलर, मुझे एक आइसक्रीम और बर्गर ला कर दे। ये कहते ही रेनू के सामने आइसक्रीम और बर्गर आ गया। वाह, इतनी सारी आइसक्रीम और बर्गर। यार, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें जो चाहिए हमें वो सब कुछ मिल सकता है। मफलर अपने पास कब्जे में लेकर रेनू बड़ी खुश हुई और दूसरे दिन बड़ी खुशी से कॉलेज आई। नए कपड़ों और नई सुंदरता के साथ वो बड़ी सुंदर दिख रही थी। वाह रेनू,
तुम तो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो और ये नए कपड़े तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। रीमा, तू अब देखती जा मैं क्या क्या करती हूँ। अरे पहले उस गांव की लड़की को तो मजा चखाओ। मफलर मिलने के बाद बड़ी अकड़ रही थी। चला जा। क्लासरूम में रेनू और रीमा दोनों रेखा के पास आए। रेनू के पास अपना मफलर देखकर रेखा चौंक गई। मेरा मफलर तुम्हारे पास कैसे? यही तो जादू है रेखा। यही थी ना तुम्हारे कपड़े और रहन सहन के बदलने की वजह। अब इसके बिना तुम क्या करोगी? मैं बताती हूँ। मफलर रेखा को भिखारी बना दे, इसके कपड़े गंदे कर दे और इसे बुढ़िया बना दे। रेनू ने रेखा का बुरा चाहा और मफलर का जादू उल्टा हो गया। अब गंदे कपड़े रेनू के थे और वो बुढ़िया हो चुकी थी। अपना ये रूप देखकर वो रोने लगी। नहीं, मुझे ये क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई? हे भगवान, मुझे ठीक कर दो। मफलर मुझे ठीक कर दो। रेखा मुझे ठीक कर दो। ये क्या हो गया? रेखा ने जादुई मफलर अपने हाथ में लिया। हे मफलर, रेनू को ठीक कर दे। वो जैसी थी उसे वैसा ही बना दे। फिर से मफलर का जादू चला और पल भर में रेनू पहले जैसी हो गई। मुझे माफ कर दो रेखा, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है। मुझे माफ कर दो। रेनू, तुम्हें किए पर पछतावा है, मुझे इसी बात की खुशी है। अपना भला सोचकर दूसरों का नुकसान करना इंसानियत हमें ये नहीं सिखाती। इंसानियत हमें मिलजुल कर प्यार करना सिखाती है। इसीलिए आगे से तुम किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सीमापुर गांव एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। सीमापुर के आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमापुर के लोगों से मदद लेते हैं। सीमापुर में राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही दयालु हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, दोनों हमेशा आगे आते हैं। मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। मैं खेत जोत कर आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना पकाती हूँ। राजू अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ चला जाता है तो वहीं रानी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, इनको मीठा बहुत पसंद है। रानी जल्दी जल्दी रोटी, सब्जी और खीर बनाती है। इसके साथ ही वो अलग से 2 बड़ी रोटियां भी बनाती है और सारा खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है। खेत में पहुंचकर देखती है कि राजू कड़ी धूप में खेत की जुताई कर रहा है। रानी को देखकर राजू चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं खाना बनाकर लाई हूँ। चलो बैलों को खड़ा कर दो और पहले खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। घर आकर खा लेता, यहाँ इस कड़ी धूप में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और आप जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं उसका क्या? आप केवल अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे भी आपका बराबर साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाओ। मैं इस खेत को पूरा जोत लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बैलों को भी छांव में खड़ा कर दीजिए और हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए। पर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक इन बेचारे बैलों को बेमतलब खड़ा रहना पड़ेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बैलों के लिए भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ, वो भी हमारे साथ खा लेंगे। रानी खाने की पोटली को पेड़ की छांव में रख देती है और राजू भी बैलों को छांव में खड़ा कर देता है। ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। रानी बोतल का ढक्कन खोलकर राजू के हाथों पर पानी डालती है और राजू हाथ धोकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। रानी पोटली से बड़ी वाली रोटियां निकालकर दोनों बैलों को दे देती है। ये लो, तब तक तुम भी कुछ खा लो और आराम करो, बाद में मन लगा कर काम करना। रानी की बात पर दोनों बैल सर हिलाते हैं। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। देखिए जी, ये बैल तो मेरी बात पर हाँ में सिर भी हिला रहे हैं, जैसे कि ये हमारे बच्चे हों। अब बच्चों के जैसे इनका ख्याल रखती हो
तो वो भी तो तुम्हारी बात मानेंगे ही ना। चलो आ जाओ। रानी भी राजू के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर खाते हैं। राजू खीर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने तो आज मन ही खुश कर दिया। मुझे पता था आपको खीर जरूर पसंद आएगी, देसी घी के साथ जो बनाई है। खाना खाने के बाद राजू खेत जोतता है और फिर दोनों लोग अपने बैलों को लेकर घर के लिए चल पड़ते हैं। राजू और रानी की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। पर वो दोनों अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मैं बैलों को पानी पिलाकर आती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। इनके बैल भी बहुत समझदार थे। उन्हें कभी भी खूंटे पर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना बंधे ही दोनों बैल चुपचाप गौशाला में रहते थे। रानी को अचानक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही देर में पानी बरसने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सीमापुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोग सीमापुर की तरफ भागने लगते हैं। वो देखिए जी, लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। हमको घर में कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, हम उन लोगों को अपने घर में शरण तो दे देंगे, पर खाने पीने का क्या होगा? तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही खेत हैं और उनमें केवल हम दोनों के लिए ही अनाज हो पाता है। आप चिंता मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों को अपने घर में शरण दे सके, तो उन लोगों के खाने की व्यवस्था भी करवा ही देंगे। रानी घर की साफ सफाई करती है और कुछ लोगों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत भी है। तुम्हारा भला हो बेटी, तुम इस मुसीबत के समय में हम लोगों की मदद कर रही हो। जो मुसीबत की घड़ी में काम ना आए वो पड़ोसी ही कैसा, और आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म भी है। भगवान तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। रानी ने इन सबको अपने घर पर आश्रय तो दे दिया था, पर रात को जब खाना खाने का समय हुआ तब ये सभी लोग एक उम्मीद भरी नजर से राजू और रानी की तरफ देखने लगे। रानी अपने हिस्से का खाना बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आप बहुत भूखी लग रही हैं। मैं तो सच में भूखी हूँ बेटी, पर अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम भी आज रात भूखी रह जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। आप ये खाना खा लीजिए। रानी और राजू दोनों ही अपने हिस्से का खाना घर आए शरणार्थियों को दे देते हैं, और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके गांव में बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। बेटी, तुम दोनों घर में अकेले ही हो, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? बुढ़िया की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर बूढ़ी अम्मा सब कुछ समझ जाती हैं। चिंता मत करो बेटी, माँ अन्नपूर्णा ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वो बूढ़ी औरत रानी को एक सेब देती है। ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का प्रसाद है बेटी। बाढ़ के समय ये मंदिर से बहकर मेरे पास आया था। शायद माँ अन्नपूर्णा ने ये तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसको खा लो, तुम्हारे घर में माँ के आशीर्वाद से संतान जरूर पैदा होगी। रानी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उसे खा लेती है, और फिर कुछ ही महीनों बाद रानी माँ बन जाती है और उनके घर में एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब उस बूढ़ी अम्मा के सेब और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाया है। हाँ हाँ जरूर, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। देखना, बड़ी होकर ये भी कोई नेक काम जरूर करेगी। राजू और रानी घर में बेटी के आने से बहुत खुश थे। अब तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई थी। दोनों हर समय बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम भी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने।
ताकि जब भी हम अपनी बेटी को पुकारेंगे तो हमारे मुंह से माँ का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। अनु नाम कैसा रहेगा? अच्छा है। क्यों अनु? नाम तो ठीक रखा है ना तुम्हारे पापा ने? अनु नाम सुनते ही अनु हंसने लगती है, जिससे रानी और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अनु बड़ी हो जाती है। जब से अन्नू पैदा हुई है, हम दोनों ने खेत पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जाकर देखता हूँ खेत की क्या हालत हो गई है। राजू खेत में जाता है तो देखता है कि खेत पूरा सूखा पड़ा है। वो उदास चेहरे के साथ घर वापस आता है और रानी को इस बारे में बताता है। इसमें हमारी भी क्या गलती है? 6 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, तो खेत तो सूखेंगे ही। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा? कल मैंने जो भी बचा हुआ अनाज था सब पिसवा दिया। अब घर में कोई भी साबुत अनाज नहीं बचा है। आज तक भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी हम ये विपत्ति उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जब तक पिसा हुआ अनाज चल रहा है, पेट भरकर खा लेते हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। पर हमें साथ साथ कुछ दूसरा काम भी देखना पड़ेगा। इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। राजू और रानी दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं और जब बहुत देर तक वापस नहीं आते तो अनु को भूख लग जाती है। माँ पिताजी को गए हुए बहुत देर हो गई है, क्यों ना आज मैं खुद ही खाना पका लेती हूँ। अनु अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेती है और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। आज माँ पिताजी को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगी। और उतने में उसके माँ पिताजी भी लौटकर वापस आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अनु? हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुमको भूख लग गई होगी। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेटी। मैंने हम सबके लिए खाना बना लिया है माँ। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। रानी बर्तन में देखती है कि अनु ने खाना तो पकाया है, पर वो बहुत कम है। और अनु की इस नादानी को देखकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। चलिए जी, आज हमारी अनु ने हमारे लिए खाना बनाया है। जल्दी से हाथ धोकर आते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप दोनों हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो। आज आप थके हुए हो, इसीलिए आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु थाली में खाना लेकर अपने हाथों से एक एक निवाला लेकर अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है। पर 2 निवाला खाने के बाद रानी का पेट भर जाता है। अनु, मेरा पेट भर गया बेटी। अब अपने पिताजी को खिलाओ। 2 निवालों से कैसे पेट भर गया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना, ताकि मेरे लिए खाना कम ना पड़ जाए? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। 2 निवालों से ही मेरा पेट भर गया है। लगता है हमारी अनु के हाथों में माँ का कोई आशीर्वाद है। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाकर देख लीजिए। अनु अपने हाथों से अपने पिताजी को भी एक एक करके 2 निवाले खिलाती है और 2 निवाले खाने के बाद उसके पिताजी का भी पेट भर जाता है। तुम तो सच कह रही थी, मेरा भी पेट 2 निवालों में ही भर गया। ये क्या है अनु बेटी, तुमने ये खाना कैसे पकाया है? मैंने तो वैसे ही पकाया जैसे माँ पकाती है। जैसे भी पकाया हो, हमारी अनु को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बहुत समय से बारिश ना होने की वजह से सीमापुर गांव में सूखा पड़ जाता है और सभी गांव वालों के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। पूरे गांव में अनाज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव वालों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 दिनों तक का ही अनाज बचा हुआ है। भूल गई अनु के हाथों का खाना। हम पूरे गांव के लिए अनु के हाथ से खाना बनवाएंगे। राजू सभी गांव वालों को अपने घर पर खाने का आमंत्रण देने जाता है और घर में अनु अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और राजू भी सभी गांव वालों के साथ घर पहुंच जाता है। आप सभी बैठ जाइए, आज मेरी बेटी आप सभी को अपने हाथों से खाना परोसेगी। सभी लोग खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनु सबको पत्तल देती है, पर जब वो उनके पत्तल में खाना डालती है तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राजू, तुमने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। हम लोग भूखे जरूर हैं, पर भिखारी नहीं है।
ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हमको भीख दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया करके आप लोग कुछ गलत न समझे। आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए। जैसे ही आपको खाना कम पड़ेगा, मैं और खाना दे दूंगी। शुरू करने के लिए भी तो थाली में खाना होना चाहिए ना। ये तो 2 निवाले से ज्यादा है ही नहीं। आप 2 निवालों से शुरू कीजिए, बाकी अनु फिर से देगी आप सभी को खाना। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाते हैं, सबका पेट भर जाता है। किसी को और चाहिए? मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। सभी लोगों का पेट भर गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। ये क्या है राजू, हम सभी का पेट 2 ही निवालों में कैसे भर गया? हमारी अनु को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उसके हाथों से सिर्फ 2 निवाले खाने से भी पेट भर जाता है। सभी लोग अनु को माँ अन्नपूर्णा का अवतार मानते हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जब तक गांव में अनाज की समस्या खत्म नहीं होती, तब तक अनु अपने हाथों से ही सभी को खाना बनाकर खिलाती है।